हेलो गाइस, मेरा नाम है जयप्रकाश नागे और मैं आईआईसीएम रांची में आया हुआ हूँ डीवी और आईएमई करवाने के लिए। और मेरा हो गया है, दोनों आईएमई भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ कि आखिर होता कैसे है, किसका जल्दी होता है। ठीक है, तो ये वीडियो एक ब्लॉग होगा जिसमें आपको मैं पूरा आईआईसीएम में घूम घूम के दिखाऊँगा कि कौन से बिल्डिंग में क्या होने वाला है, कहाँ पर आपका स्टे होगा, खाना पीना कैसे होगा। तो ये कंप्लीट एक ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, तो गाइज़ रेगुलर वीडियो बनाने का काम नहीं है मेरा, इसलिए वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, पहले ही बोल दे रहा हूँ। लेकिन जो भी कंटेंट बताऊँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें होगा। ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी को इग्नोर कर देना, बस जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस पर फोकस करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज़, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो जब भी आप रांची पहुँचेंगे, वेदर इट्स रांची स्टेशन या फिर हटिया स्टेशन, तो सबसे पहले आपको आईआईसीएम आना है। तो फिर ऑटो वाले को एड्रेस अगर बताना हो तो आईआईसीएम, कई बार वो लोग समझते नहीं हैं, तो ये कांके पर है, कांके इस जगह का नाम है। तो कांके रोड में आईआईसीएम बोलने पर वो समझ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो अब कितना चार्जेस लगता है यहाँ तक आने का, तो अगर ओला वगैरह में हमने देखा था तो 400 के आसपास चार्जेस दिखा रहा था, और नॉर्मल ऑटो वाले से पूछे वो भी 400 बोल रहे थे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत बार्गेन करके वो लोग 350 के आसपास मान जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा और बार्गेनिंग किया और 300 में आ गया। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। 300 रुपये में हटिया स्टेशन से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। रांची स्टेशन से मुझे पता नहीं है। फिर आप जब भी रांची स्टेशन या फिर हटिया स्टेशन से आईआईसीएम के गेट पर आएंगे, तो ये जो पीछे गेट दिख रहा है ना, यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे, उनको पता है कि हम लोग डीवी के आए हैं, तो उनको वो बस पूछते हैं कि कॉल लेटर दिखा दो एक बार। तो फिर आप मेल भी दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी है उसको भी दिखा सकते हैं। साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं, कुछ भी आधार कार्ड जिसमें आपका नाम होगा। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पीछे जो गेट दिख रहा है वहाँ पर भी होता है। तो मैं रात के लगभग 4 बजे, तो मेरा ट्रेन यहाँ पर पहुँचा था, तो मैं 5 AM शार्प यहाँ पर रिपोर्ट किया था। फिर भी उन्होंने मुझे तुरंत रूम वगैरह सब अलॉट कर दिया था। और अगर आप रात के 1-2 बजे भी आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था जो रात के 12 बजे आया था, उसको भी यहाँ पर रिपोर्टिंग दी और सामने आगे ले जाकर रूम वगैरह दे दिए थे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है यहाँ पर आईआईसीएम के गेट पर, जहाँ पर वो चेक करते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। उनके पास एक लिस्ट है जिसमें आपको बस नाम बताना है और एक मेल दिखा देना है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। फिर यहाँ होने के बाद आपको सीधा रिसेप्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपको रूम वगैरह अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। चलो वो आपको सीधा रूम जाकर ही दिखाता हूँ। फिर वो जो भी मैंने आपको अभी गेट दिखाया था, वहाँ से हमको स्ट्रेट जाना है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में रूम दिख रहा है उसका नाम है गुरुकुल, वही रिसेप्शन है। तो वहाँ पर ही हमको सबसे पहले गेट से एंट्री लेने के बाद वहाँ जाना है। फिर आप अगर म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो फिर ये सुबह शाम 1 घंटा इनका क्लासिकल म्यूज़िक चलता रहता है। ये जगह जगह स्पीकर लगा हुआ है। चलो अब आपको सीधा रिसेप्शन में जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो सामने दिख रहा है लेफ़्ट में गुरुकुल, बस यही है रिसेप्शन। तो यहाँ पर जाना है और हमको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर ऑल द टाइम एक पर्सन होगा, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, हर टाइम वही हमको वेलकम करेगा। तो चलिए अंदर जाके दिखाता हूँ। ये गाइस, तो फिर मैं रिसेप्शन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर हमको रिपोर्ट करना होता है, हमारा मेल आईडी देना होता है। ठीक है, मेल की फ़ोटोकॉपी जो भी मेल आया है उसको देना होता है। फिर यहाँ से रूम वगैरह अलॉट होता है। तो यहाँ पर जो भी डाइनिंग हॉल की टाइमिंग से वो दी हुई है। हेल्थ क्लब वगैरह भी है, लेकिन शायद अभी हमारे लिए बस डाइनिंग हॉल का इम्पोर्टेंस है। वाईफाई है, ये सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ रिसेप्शन में जब आप गार्ड को बता देंगे कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देंगे, साइन वगैरह, तो फिर आपको आपके रूम में ले जा दिया जाएगा। ठीक है, तो रूम, ये जो गुरुकुल है, ये ऊपर जो दिख रहा है वो भी रूम्स है और सामने भी रूम्स हैं। मैं तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रिसेप्शन के सामने जहाँ पर भी गुरुकुल लिखा है, इसका मतलब वो हमारा हॉस्टल ही है, एम्प्टी हॉस्टल। तो आपको जाकर दिखाता हूँ। ये लिखा है गुरुकुल एंड डाइनिंग। आई हट गया है। गुरुकुल का मतलब हॉस्टल है, यहाँ पर डाइनिंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल। यहाँ पे आप रूम नंबर देख सकते हैं, 1012 112 तक है। तो फिर यहाँ पर वो आपको ले जाकर रिपोर्ट कर देता है। और ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है ये है डाइनिंग हॉल। ये जहाँ पर भी गुरुकुल है हर जगह डाइनिंग हॉल है। तो मैंने आपको टाइमिंग्स दिखा दिया है, उस टाइम पर आकर यहाँ पर अपना खाना खा लेना है टाइम पर। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको डाइनिंग हॉल दिखा दिया है। रूम कैसा दिखता है वो बाद में दिखाऊंगा, अभी बाहर के दिखाता हूँ। तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है, ये मायार के सामने वही बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
ठीक है। तो फिर मैं आपको पूरा बैठ के अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है उस प्रोसेस को समझाता हूँ, ठीक है। और रूम वगैरह की बात वीडियो को एंड में करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो फिर अभी जो आपको बिल्डिंग दिखाया था वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप लोग स्टार्टिंग डेज़ में आ रहे हो, अगर 15 अगस्त है आपका नेक्स्ट बैच, तो फिर स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा लोग हैं, 10-15 लोग हैं या उससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर ही करवाता है। लेकिन अगर आप लोग 1, 2, 5, 7 लोग अगर आ रहे हैं तो आपको सीधा CCL हेडक्वार्टर बुला लेता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि अगर इनिशियल डेज़ में आ जाओ तो फिर ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा है। या मैं तो लेट आया था तो मेरा CCL हेडक्वार्टर में हुआ था। तो फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर रखा है तो आपका जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। तो जो भी मेल में दिया हुआ है ना, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। लेकिन मैं फिर भी एक बार रिट्रेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है उस मेल की फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसका तो मैं सजेस्ट करूँगा एक मत कराना, 3-4 करा के रखना, क्योंकि कहीं पे भी ये लोग मांग लेते हैं, ठीक है। कम से कम 3-4 तो करा के रखना ही है उसका फ़ोटोकॉपी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ता है कि आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, उसके लिए एक अंडरटेकिंग। अगर आप सर्विस में हैं, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो फिर वहाँ पर भी आपको एक अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई विल प्रोड्यूस दैट रिजिग्नेशन और रिलीविंग सर्टिफिकेट, ऐसा एक अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं। तो वो एक है। फिर आपको एक ब्लैंक पेपर में 10 फ़ोटोज़ को पेस्ट करना है, उसके नीचे आपका नाम और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा बायोडाटा फॉर्म जो आपने फ़िल किया है, उसका 2 सेट जो ओरिजिनली आपको फ़िल करना है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ नहीं है। उसके बाद आपको अरेंज करना है बॉन्ड। तो बॉन्ड तो आपका एक ओरिजिनल होगा, फिर उसके नीचे आपको रखना है बॉन्ड की एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको रखना है अटेस्टेशन फॉर्म, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और उसमें भी थोड़ा बहुत एडिट होता है जो आपको शायद सामने में करा देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो फिर अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आपकी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, वो भी 2 ओरिजिनल ही होगी। उसके बाद आपका मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी 2 ओरिजिनल होगा। उसके बाद आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वाले हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपको रखना स्टार्टिंग में 10th की मार्कशीट, आपको इसको 2 सेट रखना है। वहाँ पर वो बोलते हैं 2 सेट, कई लोग 1 लेकर गए थे, तो बता दे रहा हूँ। 10th की मार्कशीट का 2 सेट रखना है। उसके बाद 12th की सिर्फ 1 कॉपी। फिर आपका कॉलेज का डिग्री वगैरह का, अगर आपका सेमेस्टर का है तो सेमेस्टर का रख लेना पूरा 1 to 8, और अगर आपका डिग्री है तो उसका सबका 1-1 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। डिग्री का हो गया कंप्लीट। और स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि आधार कार्ड, मतलब कोई सा भी आइडेंटिटी का एक आपको फ़ोटोकॉपी रखना है, ठीक है। और जितने भी फ़ोटोकॉपीज़ आप कराएंगे सब में आपको खुद का साइन करना है, सेल्फ़ अटेस्टेशन करना ज़रूरी है। तो फिर ये सब अगर आप पहले से करके रखेंगे, प्रिपेयर करके रखेंगे, तो आपका DV बाकी लोगों से जल्दी हो जाएगा। तो वही चीज़ है एक चीज़। फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आपको जितने भी जिसका भी फ़ोटोकॉपी करा रखा है ना, उस सबका ओरिजिनल वो तुरंत ही चेक करते हैं। वहाँ पर जो भी ऑफिसर होगा चेक करने वाला डॉक्यूमेंट, वो सबका ओरिजिनल मांगता है। तो ओरिजिनल आप फाइल में मत रखना, पोर्टफोलियो में, उसको निकाल के रखना है। जो भी सीक्वेंस में मांगेगा फटाफट देना, तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज सच कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मली होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो चेक नहीं करने वाले हैं, बस देख रहे हैं कि है या नहीं। ओ सॉरी गाइस, मैं कास्ट सर्टिफिकेट का बताना भूल गया। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, किसी कास्ट के हैं, तो वो रख लीजिएगा। EWS का तो 1920 का ही चल गया था, मेरा एक फ्रेंड था उसने रखा था। और अगर आप OBC हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के टाइम आप बनाए होंगे 2021 फिजिकल ईयर का चाहिए था। और उसके साथ में अंडरटेकिंग भी रखना ज़रूरी है, मैंने रखा नहीं था, तो अंडरटेकिंग भी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, बस इतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है। तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ मांगते नहीं है, बस आपको सब चीज़ प्रोड्यूस करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोला है सब रखना है। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ भी है तो सच कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है। अगर अब ये कितना टाइम लगता है इसमें तो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। मैं जब गया था वहाँ पर हम सिर्फ 7 लोग थे, तो हमारा तो जल्दी हो गया था प्रोसेस। लेकिन अगर आप लेट ज़्यादा लोग हैं तो फिर डिपेंड करेगा उसके हिसाब से टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैंने पहले बता दिया, अगर ज़्यादा लोग हैं तो अभी जो बिल्डिंग दिखाया था वहाँ पर होने वाला है। अगर कम लोग हैं तो आपको CCL हेडक्वार्टर में बुला सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके जस्ट अगर फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में जो भी हो, तो फिर आपको IME के लिए गांधीनगर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब ये सब आपको कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर एक बस ऑल द टाइम आपके लिए ही रहेगा, तो उसमें ही बैठकर हमको गांधीनगर हॉस्पिटल जाना है।
फिर वहाँ पर आईएमई का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है, वहाँ बहुत लोग रहेंगे हमको पिकअप करने के लिए। स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्म्स फिल करवाते हैं जिसमें हमारा नाम रहेगा, आईएमई नंबर रहेगा। आईएमई नंबर मतलब हमारा जो भी लिस्ट आया है सिलेक्शन लिस्ट, उसमें जो भी हमारा सीरियल नंबर है उसको ये लोग आईएमई नंबर बोलते हैं। तो वो आप देख लेना पहले से कि आपका कितना है, ताकि वो लोग गलत फिल ना कर दें उसके हिसाब से। तो फिर आपको लगभग 10 पेज का तो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है, उसमें आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब को फिल करवाते हैं, आईएमई नंबर वगैरह। उसके बाद आपका सबसे पहले होगा हाइट वेट, जो जनरल चेकअप होता है वो सब हाइट वेट वगैरह वो वहाँ पर वेट कर लेंगे आपका और लिख लेंगे उसमें। उसके बाद मेरा जिस सीक्वेंस में होता है उस सीक्वेंस में आपको पूरा मेडिकल मैं बता रहा हूँ। फिर वहाँ से हमको ले गया था एक्सरे रूम में। तो फिर सबसे पहले एक्सरे किया था चेस्ट का, और उसका रिपोर्ट मतलब जो भी चीज़ टेस्ट होगा ना उसके लिए आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ 10 पेज का, उसमें वो सब चीज़ बता दिया रहेगा कि ये टेस्ट होने वाले हैं, और उसका एक एक रिसीट रहेगा, उसको आपको लेके इधर उधर घूमना है। तो फिर सबसे पहले एक्सरे रूम में जाना है, वहाँ पर आपका एक्सरे हो जाता है, रिपोर्ट्स वो लोग ही देंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। एक्सरे होने के बाद हमारा तो उस दिन एक्सरे हो पाया था, तो हमको नेक्स्ट दिन बुलाया उसने। तो नेक्स्ट डे हमारा हो गया था ईसीजी। हाँ, ईसीजी हुआ था, वो भी देख लेना वीडियोस वगैरह की ईसीजी प्रॉपर कैसे आता है, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ईसीजी एक्सरे हो गया, वो चेस्ट के लिए था, ठीक है, मतलब हार्ट लंग्स वगैरह के लिए। तो उसके बाद वो आपको स्पायरोमेट्री में भेजता है। स्पायरोमेट्री पीएफटी मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपको कुछ फूकने का वो रहता है इंस्ट्रूमेंट, हाँ उसमें फूकना होता है। और इसमें थोड़ा दिक्कत होती है यार, कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसमें भी प्रॉपर टेक्निक होता है, सच ऐसा नहीं है कि आपको लंग कैपेसिटी वगैरह, मेरे को ऐसा फील हुआ कि प्रॉपर टेक्निक से अगर आप फूकेंगे तो ज़्यादा रीडिंग आ जाता है। तो फिर वो एक बार वीडियो देख लेना कि आखिर फूकना कैसे है उसको, फिर ट्राई करना कि 80% के आसपास आ जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा है। और तो वो सही रीडिंग नहीं आता है, पूछते हैं कि स्मोकिंग वगैरह करते हो क्या, क्यों इतना कम आ रहा है ऐसा। तो वीडियो देख के ट्राई कर लेना कि ज़्यादा आए। फिर पीएफटी होने के बाद हमारा हुआ था ऑडियोमेट्री टेस्ट, जहाँ पर एक हेडफोन था। तो फिर वो दोनों साइड कुछ कुछ म्यूज़िक लाता था, बहुत एकदम कम साउंड था, बहुत ज़्यादा नहीं था, एकदम माइनर साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमको बताना था अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट हैंड रेस करना था, राइट साइड है तो राइट हैंड रेस करना था। तो ऐसे हमारा ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ था। फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट होने के बाद हमारा वो हुआ था आरएटी टेस्ट हुआ था, बताना भूल गया मैं कि हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हुआ था। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया था उन्होंने, बहुत सारे कुछ कुछ टेस्ट करने थे ब्लड से, साथ में यूरिन सैंपल भी लिया था। ये सब टेस्ट हो गए। उसके बाद हमारा हुआ था आई साइट चेकअप। तो आई साइट में बहुत लोगों को दिक्कत है, मुझे खुद भी स्पेक्स लगा हुआ है -1 का। तो मुझे तो सीसीएल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा आई साइट चेक करने के टाइम। अब फिट एंड फिट का मैं बता नहीं सकता। तो जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उन लोगों को स्पेक्स के साथ ही पूरा रीड करने बोला डॉक्टर ने। उसके बाद उनका पावर चेक कर लिया था कि चश्मे का। मेरे केस में क्या था कि मैंने पॉकेट में रखा था, तो फिर मैंने तो बिना स्पेक्स के ही कुछ लाइंस पढ़ दी थी, लगभग 3-4 लाइन। उसके बाद डॉक्टर को बोला कि लास्ट के 2 नहीं दिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है पहन लो, और मुझसे मेरा पावर पूछा था। तो वहाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। उसके बाद हमारा हुआ कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जिसमें एक बुक थी जिसमें पूरा नंबर्स लिखे हुए थे। वो तो आपको गूगल में भी पता ही है, देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का। तो फिर जिसमें नंबर दिख रहे थे नंबर रीड करना था, और लास्ट में कुछ पाथ होता है जिसमें लाइंस वगैरह होते हैं। तो स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट अपने को पाथ को फॉलो करना था फिंगर से। तो वैसे वो लोग कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक कर लिए थे। फिर आई साइट चेकअप होने के बाद वो लास्ट स्टेज में हमको जनरल सर्जरी रूम में भाई हाइड्रोसिल एंड हर्निया का टेस्ट भी हुआ था। बहुत जल्दी हो गया था लेकिन हुआ था। उन्होंने टेस्ट किया डॉक्टर ने कि हर्निया वगैरह है कि नहीं, उसका भी कुछ उन लोगों ने चेक किया था। फिर ये जब हर्निया टेस्ट हो जाता है तो बस फुल एंड फाइनल हो गया। अब जितने भी टेस्ट हैं सबके रिपोर्ट वो लोग ही गैदर करेंगे जगह जगह जाकर, और आपको बस वो जो एक ट्रेनिंग हॉल होता है वहाँ पर वेट करना है। फिर जब सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो फिर वहाँ डॉक्टर होते हैं जो देखते हैं कि रीडिंग्स कैसी है, उसके हिसाब से वो फाइनल फिट एंड फिट शायद वहाँ पर ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है। तो फिर फाइनल चेकअप में बीपी वगैरह वहाँ पर चेक होता है, डॉक्टर चेक करते हैं हमारे फिंगर्स, 4 लिम्स सब चेक करते हैं कि प्रॉपर शेप में है या नहीं। फिर पूछ लेते हैं कि प्रीवियस कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं कि नहीं, कुछ ऑपरेशंस हुआ है या नहीं। तो ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस वहाँ पर डॉक्टर करते हैं।
उसके हिसाब से वो फाइनल जितने भी 10 पेजेस के रिपोर्ट्स होते हैं ना, जो भी अभी तक टेस्ट करवाए थे, उन सबको देखने के बाद वो फिट एंड फिट वहाँ पर ही डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हमको पता नहीं चलने वाला है वहाँ पर, फाइनल हमको साइन, सिग्नेचर और फिर थंब इम्प्रेशन वगैरह देना है, और यही लास्ट प्रोसेस होता है मेडिकल का। तो चलो गाइस, मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। 108 मेरा रूम है। सॉरी ना, फैला हुआ है क्योंकि रह रहे हैं 2 दिन से, इसके लिए सॉरी। ये है यहाँ पर बालकनी, ये एक फ्रेंड है यहाँ पर मेरा। अच्छा, दोनों यहीं पर हैं क्या? कुछ काम कर रहे हैं। से हाय ब्रोज। हाय, हेलो। फिर यहाँ पर 4 बेड्स का रूम दिया हुआ है, 2 पर्सन ईच। सब चीज़ सही है। 2 वॉशरूम भी है। ये 4 लोगों का स्टे करने के लिए दिया है एक रूम में। प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाती है, सुबह शाम साफ़ सफाई, पानी वगैरह ला के रख देते हैं, और जस्ट इसके नीचे डाइनिंग हॉल है। तो बस यही है हमारा रूम ब्रो। तो कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पर सीनरी। मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है IICM का, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, हर टाइम खाली रहता है, पता नहीं क्यों। एक बार आपका मेडिकल हो गया उसके बाद आप टोटली फ्री हो जाते हैं। हमारा 2 दिन में हो गया था, लेकिन ट्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम तो 1-2 दिन और एक्सटेंड करके स्टे कर गए थे यहाँ पर। सबका नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग जब हैं तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, 5-6 लोग ही बचे हैं इस वजह से। तो गाइज़, यही वो हॉल है जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। मैंने ट्राई किया है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने का। अगर कहीं मिस हो गया होगा तो आप कमेंट में पूछ लो, मुझे जितना इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से मैं क्लियर कर सकता हूँ।